जय श्री राम। स्वागत है दोस्तों आपका रिवन टेक में। दोस्तों आज की वीडियो में अपने 35 ऐसे आरसीईटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाली परीक्षा में आने वाले हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन छपने वाले हैं, क्योंकि पीछे अपने वीडियो जो बनाई थी पीछे वाले एग्जाम में, उनमें भी क्वेश्चन हर बार आते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप आरसीईटी में पास होना चाहते हो, बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है रिवन टेक को, क्योंकि आपको प्रवेश पत्र से सर्टिफिकेट से हर तरीके की रिजल्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। उसके अलावा आप हमसे कोई भी कमेंट करके सवाल पूछ सकते हो आरसीईटी से रिलेटेड। आपको हर तरीके की आपकी समस्या का जो सॉल्यूशन है वो किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको जो भी है बिल्कुल फ्री है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कमेंट में सवाल पूछना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो घबराहट है वो बिल्कुल कम हो जाएगी आपके एग्ज़ाम से पहले। उसके अलावा दोस्तों आपको एक मेन काम जो मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ वो आपको करना है। आपको हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसे आपको कोई इस तरीके की कोई भी परेशानी है, आप पास होने में डर रहे हो, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा अपने ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो आज, तो ये भी आई लर्न पीडीएफ के क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में वापस वापस रिपीट होके आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप आज देखने वाले हो वो इस आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आएंगे। चलिए दोस्तों अपने एक एक करके इन क्वेश्चनों को अच्छे से जानेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वरना कुछ भी स्टेप मिस हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। बाकी अपने जब तक आप रिवन टेक से जुड़े हुए हो एक भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अपने देखेंगे, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। आप जब भी किसी भी फॉर्म को फिल करवाते हो तो आप किस के पास जाते हो, ई मित्र वाले के पास जाते हो। उसके अलावा अगर आप रोजगार विभाग की वेबसाइट पे अप्लाई करते हो तो ये भी है ये भी है, ये दोनों ही आप ये दोनों ही काम कर सकते हो। इसके लिए दोनों काम अब जब करोगे तो इसमें भी आपको रोजगार मिलने के जो संभावना है वो मिल जाती है आपको। तो इसमें आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों दिया हुआ है, तो इसमें ये जो ऑप्शन सी है राइट आंसर होगा इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है। इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब आप किसी भी चीज़ को सेल करते हो, कोई भी प्रोडक्ट को, या फिर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट को मंगवाते हो, तो वो कौन सी वेबसाइट से मंगवाते हो, अमेजन से मंगवाते हो। इसमें जो राइट आंसर होगा वो अमेजन ही होगा। तो इसमें राइट आंसर देखिए ये क्यों है अमेजन। आप बोलोगे कि फेसबुक पे भी प्रोडक्ट, क्योंकि पीछे मेरे पास इसी क्वेश्चन का जो है वो थोड़ा सा ये चेंज था और इसमें मेरे से सवाल पूछा था, सर इसका आंसर जो है वो अमेजन नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर अमेजन ही होगा। फेसबुक पे अगर आप प्रोडक्ट देखते हो, आप ऑनलाइन फेसबुक पे जो ऐड आती है प्रोडक्ट्स की वो आप मंगवा भी लेते हो घर पे, लेकिन फेसबुक क्या है, एक सोशल मीडिया हैंडल है। ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल है, ना कि ये एक कोई भी एक जो ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। और ट्विटर भी क्या है, सोशल मीडिया हैंडल है जिसका नाम बदलकर अभी ओनली एक्स कर दिया गया है। एलन मस्क ने इसको परचेज किया ट्विटर को और इसका जो नेम है वो एक्स कर दिया। चलिए दोस्तों इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अपने चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में अच्छे तरीके से ऐसे समझ लो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक्सेल की जो एक्सटेंशन नेम है वो आपको पता होना चाहिए। वर्ड की एक्सटेंशन नेम पीछे वाले एग्जाम में आया था। अब आपको वर्ड की एक्सटेंशन जो होती है वो होती है .docx। उसके अलावा जो एक्सेल की होती है वो होती है .xlsx। तो आपको सी ऑप्शन जो है इसमें सही कर देना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की पूछे तो इसके भी संस्करण होते हैं, यानी कि वर्जन होते हैं। इन वर्जन की अलग अलग फाइल एक्सटेंशन हो सकती है, फाइल नेम एक्सटेंशन के हो सकते हैं। अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। चल जा। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, आपको वाईफाई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी।
वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का जो है वो फुल फॉर्म होगा, तो आपको इस पे गौर करना है, यही इसका राइट आंसर होगा। वायरलेस फिडेलिटी ही इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही रूप में प्रविष्ट है? कौन सा फॉर्मूला? आप देखिए एक्सेल में आप जब फॉर्मूला लगाते हो तो वो किस तरीके से आप लगाते हो, किस तरीके से इसमें सही रूप में प्रविष्ट किया हुआ है। दोस्तों इसमें क्या है, अस ए अम या अस यू अम ये लिखा हुआ है। इसमें क्या है, टोटल का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, TOTAL, टोटल, यानी कि कोई भी संख्याओं को अगर आपको टोटल करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, SUM, सम लगाना पड़ता है। यानी कि आपको सबसे पहले इक्वल लगाना पड़ता है यानी बराबर, उसके बाद आपको SUM लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेल के लोकेशंस देने हैं। तो इसमें क्या है, सम तो आपको ये पता लग गया होगा कि ये इनमें से यानी 50-50 हो गया, इन दोनों में से कोई एक आंसर है इसका। तो इसमें कौन सा होगा, देखिए ये जो कॉलन लगे हुए हैं इसमें दो लगे हुए हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ एक कॉलन लगाना है। और जो सेल का लोकेशन होता है वो हमेशा इस तरीके से बनता है कि जो कॉलम होता है उसका नाम क्या है, ए है, और वो पहले लिखा जाता है हमेशा। रो की जो लोकेशन होती है वो 1 2 3 इस तरीके से करके होती है, और जो कॉलम की लोकेशन होती है वो ABCD इस तरीके से होती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको A1 आपको लिखना है, यानी कि यहाँ पे A1 लिख दिया। अब A1 से लेकर क्या हो गया, A10 तक इसकी लोकेशन हो गई। A1 से लेकर A10 तक जो भी आपके कॉलम्स उसके बीच में आ रहे हैं उसका टोटल करना है। तो इसमें A1 से लेकर A2 तक इसमें बीच में कॉलन लगेगा, फिर A10 तक ये जाएगा। समझ गए? तो इसमें आपको ध्यान बस ये रखना है कि सेल का रिजल्ट हमेशा पहले इंग्लिश वाला कैरेक्टर आएगा यानी कि लेटर आएगा, उसके बाद नंबर्स आएंगे। तो इसमें A1 हो सकता है सेल रिजल्ट, सेल की जो लोकेशन है वो, लेकिन कभी भी 1 से A नहीं होगा। यानी कि इस तरीके से अगर आ रहा है तो वो गलत है, इसमें तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन इस तरीके का भी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का? इसमें आपको कीबोर्ड तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्रोम भी नहीं है, क्रोम अपने जो अपने ब्राउज़र होता है एक तरीके का। और एंड्रॉयड जो है वो आपका जो मोबाइल होता है ना, एंड्रॉयड मोबाइल बोलते हैं अपने, उसके अलावा मैक वो ओएस बोलते हैं, iOS जो एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें एंड्रॉयड जो है वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, और मॉडेम तो है ही नहीं। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा कौन सी है? राजस्थान संपर्क ऐप है। यानी कि राजस्थान में जब भी आप किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर आप पे आती है तो आप डायरेक्ट अगर ऑनलाइन शिकायत करना चाहते हो, आप किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास नहीं जाना चाहते, आप पुलिस स्टेशन जाके आप रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाना चाहते, लेकिन आप शिकायत तो करना चाहते हो, तो आप अपने गोपनीय रह के भी शिकायत कर सकते हो। राजस्थान संपर्क ऐप पे आप शिकायत डाल सकते हो, तो आपके पास डायरेक्ट घर बैठे कॉल आएगी, चाहे किसी भी पुलिस अधिकारी की आए, और वो कॉल करके आपको ये बोलेंगे कि ये जो आपका इसमें आप जो भी आप डिटेल्स दोगे कि हमारे साथ इस तरीके से का कुछ अन्याय अन्याय हुआ है, तो वो उसका जो सॉल्यूशन है वो करेंगे। तो राजस्थान संपर्क ऐप जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट जब थी, वसुंधरा राज्य उस टाइम का चलाया हुआ है। उसके अलावा अभी जो है, जो अपने भजन लाल जी है CM, तो वो भी अभी इस चीज़ को हो सकता है आगे और बढ़ाए, क्योंकि कुछ टाइम पहले इसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई थी। अभी ये हो सकता है इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो, तो आप यूज़ भी कर सकते हो। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो इस पे आप राजस्थान संपर्क ऐप पे जा सकते हो। दोस्तों अभी एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ कि आप जब भी RSCAT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब आप इस पे सर्च करते हो क्रोम पे, तो आप को क्वेश्चन सर्च करते हो RSCAT इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरीके से सर्च करते हो।
तो आपको क्या है, RSCAT इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब भी आप आगे से सर्च करो तो आपको 2 या 3 नंबर पे अपनी वेबसाइट या एक पे भी मिल जाती है, लोकेशन चेंज होती रहती है। अपनी वेबसाइट मिलेगी rivenTech.com, rivenTech.com। इस वेबसाइट इस वेबसाइट का जो लोगो जो है वो भी आपका ग्रीन कलर का जो इस चैनल पे है, वही ग्रीन कलर का लोगो है। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है और इसमें जो भी अपने क्वेश्चन डाले हुए हैं RSCAT के, वो तो आपको पढ़नी ही है। उसके अलावा जब आप नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे, समथिंग 150 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे कंप्लीट होने के बाद नीचे एक डाउनलोड का बटन दिया हुआ है। उस डाउनलोड को बटन को आप प्रेस जब करोगे तो वहां से एक PDF डाउनलोड होगी। टेलीग्राम पे भी वो PDF आपको मिल जाएगी अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो। लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो आपको वो PDF वहाँ से वेबसाइट्स पे जाके भी डाउनलोड कर लेनी है। तो आप जल्दी से जाइए, rivenTech.com को सीधा अभी गूगल पे सर्च कर सकते हो। सीधा सर्च करके आप RSCAT जब भी सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको वो PDF मिल जाएगी, नीचे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो। और उस PDF में से आप मान के चलो आपका सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे 35 के 35 क्वेश्चन उसी PDF में से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी मैंने PDF से ही उठा के दिए हैं और उसमें से भी आपको एक एक करके अलग से दिए हैं। तो आपको इस वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये तो देखते रहिए। चलिए अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी कौन सी नहीं होती, जिसमें आपको ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये सेकेंडरी मेमोरी में नहीं आती है, ये प्राइमरी मेमोरी में आती है। और सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, USB पेन ड्राइव, ये सारी की सारी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। तो इसमें आंसर ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, इस पे आप टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ISP का विस्तृत रूप क्या है। ISP का विस्तृत रूप क्या है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका भी ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP क्या करता है, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है अपने को। जब अपने नेट चला रहे हैं मोबाइल में तो वो अपनी सिम जो होती है उसमें नेटवर्क है और वो सिम जो है वो टावर, यानी कि ये सारी की सारी जो सर्विस है वो एक कंपनी द्वारा दी जाती है। और उस सर्विस कर देने वाले को क्या बोलते हैं, ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अपने। ऑफिस 2007 में MS वर्ड दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन क्या है। MS वर्ड फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, इसमें 2007 में आपको देखना है, इसका वर्जन ये है। ये भी क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है, आ सकता है। तो आपको ये ध्यान से देखना है कि जब आप MS वर्ड की बात आ जाए तो आपको DOCX इस पे आपको सही कर देना है, टिक लगा देना है। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका होगा। और जो एक्सेल का था वो क्या था, .XLSX, ये आपको फाइल एक्सटेंशन याद रखना है एक्सेल का। और .DOCX ये क्या होगा, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होगा, फाइल एक्सटेंशन। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीन का रेजोल्यूशन किस में दर्शाया जाता है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन किस में दर्शाया जाता है, पिक्सल्स प्रति इंच में, पिक्सल्स प्रति इंच। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर है। सेव एज में कौन अंतर होता है क्या, कोई भी अंतर नहीं है। क्या कोई भी अंतर नहीं है। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है। और सेव एज क्या करता है, सेव एज में हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। ये दोनों ही क्या है, एक तरीके से इस प्रकार से जैसा बताया हुआ है ऑप्शन में वैसे ही ये अलग होते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी फाइल को जब सेव करते हो तो शुरुआत में वो जब सेव होती है फाइल, तब क्या होती है, एक अलग आपसे लोकेशन मांगेगी कि आपको कहाँ पे इस फाइल को सेव करना है।
और उसके अलावा उस फाइल का आपको नाम क्या रखना है। आपने जब वो फाइल एक पर्टिकुलर जगह पे रख दी है यानी सेव कर दी है, लेकिन आप उसके बाद दूसरी आप फाइल सेव करना चाहते हो, तो आप जब भी सेव पे क्लिक करते हो, आप चाहते हो कि उस फाइल को किसी अदर लोकेशन पे सेव करें। ये तो फाइल पड़ी है, उसमें चेंजमेंट करके आप चाहते हो कि उस फाइल को किसी दूसरी लोकेशन पे सेव करना चाहते हो, तो आपको सेव की जगह सेव एज पे क्लिक करना पड़ेगा। तब भी वो आपसे दोबारा लोकेशन पूछेगा, दोबारा नेम पूछेगा। अगर आप क्लिक कर दोगे सेव पे, तो आपका जो है वो सारा काम उधर जो है रुक जाएगा, क्योंकि सेव से क्या होगा, इस फाइल के अंदर ही वो फाइल जो चेंजमेंट की थी आपने, वो सारी की सारी सेव हो जाएगी। तो इस ऐसा काम ये इसमें नहीं चलेगा। और इसका आंसर ए, बी और सी बी और सी दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप MS वर्ड 2010 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग करके, निम्न का प्रयोग करके यानी कि इनमें से कौन से ऑप्शन का आप प्रयोग करके पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में बदल सकते हो। तो इसमें आप क्या करोगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेज ओरिएंटेशन, यानी कि ओरिएंटेशन की शॉर्टकट की आप यूज़ करोगे। इस ओरिएंटेशन के अंदर ही हमेशा ऑप्शन आते हैं कौन से, पोर्ट्रेट का और लैंडस्केप का। ये दोनों ऑप्शन किस में आते हैं, ओरिएंटेशन में। मार्जिन जो होता है वो पेज के चारों तरफ की जगह होती है, और उसके अलावा साइज ये किसी भी शेप का या फॉन्ट का साइज हो सकता है। कॉलम जो होता है वो किस तरीके से, आपको कितने कॉलम चाहिए, या एक पैराग्राफ में आपको टेक्स्ट को टाइप करना है, तो वो शॉर्टकट की हो सकती है इधर। तो ये सारे के सारे ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए आपको राइट आंसर ओरिएंटेशन शॉर्टकट होगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा सही, ओरिएंटेशन शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य किसी वेबसाइट पर ले जाया जाता है। इसमें स्कैम होता है जब आप एक वेबसाइट पे किसी पे हो और दूसरी वेबसाइट की लिंक आपको दिखाते हैं, तो आप उस पर अगर क्लिक करते हो तो आप उस दूसरी वेबसाइट पे जाते हो, लेकिन उसको बोलते हैं क्या है, DNS पॉइजनिंग। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। प्रोसेसर की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, प्रोसेसर की गति मापने के लिए ऑप्शन सी राइट होगा इसमें, क्लॉक स्पीड इसका राइट आंसर होगा। इसको अपने जब प्रोसेसर किसी टास्क व्यू में अपने जाएंगे तो आपको पता लगेगा, जब CPU की जो स्पीड आपको शो करते हैं ना, CPU का मतलब प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो जो प्रोसेसर होता है उसको स्पीड क्लॉक स्पीड में मापा जाता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं अगला 16 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखना है। 16 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, निम्न में से रैम के प्रकार कौन कौन से हैं। निम्न में से कौन से प्रकार है, एक डी रैम दिया हुआ है, SP रैम ये नहीं होगा, और S रैम जो है इसका दिया हुआ है। तो इसमें A और C दोनों इसके राइट आंसर होंगे, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। रैम के जो प्रकार है वो डी रैम भी होता है, S रैम भी होता है। दोस्तों डी रैम जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैम, और स्टैटिक रैम होता है S रैम का। रैम की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है। विंडोज तो नहीं है, विंडो तो आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिंग जो होता है वो एक सर्च इंजन होता है, जैसे गूगल होता है ना, उसी तरीके से जो है वो बिंग भी एक सर्च इंजन होता है। गूगल में एक नीचे सर्च लाइन दी होती है, कर्सर होता है, उसमें अपने कुछ भी टाइप करते हैं, आप सर्च करते हो, उसमें वैसा ही बिंग होता है, बस आपको गूगल की जगह वहाँ पे बिंग लिखा हुआ शो करेगा। नेक्स्ट है MS वर्ड 2000, सॉरी ये तो ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट है, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। ईमेल भेजने के लिए क्या बॉडी लिखना जरूरी है, प्रेषक मेल ID यानी कि मेल ID जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी होती है। और अनुसंलग्न यानी कि अटैचमेंट यानी किसी फाइल का अटैचमेंट होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप सीधा कुछ लिख के भी भेज सकते हो। विषय सब्जेक्ट डालना जरूरी है, नहीं डालना जरूरी है, अगले को नो सब्जेक्ट भी लिखा हुआ शो करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसका यानी ऑप्शन कौन सा होगा आपको बता देता हूँ, बी प्रेषक मेल ID, यानी मेल ID मेल भेजने के लिए जरूरी ही होती है, कंपलसरी है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको मिटा देते हैं।
16 के 18 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर में किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। इसमें ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा, यानी हाइपरलिंक इसका उपयोग है। हाइपरलिंक, जब आप एक डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को जोड़ते हो तो एक लिंक बनाते हो, वहाँ पे ऑप्शन आपको यूज़ करना पड़ता है हाइपरलिंक का। उस डॉक्यूमेंट में जो लिंक बनी है उस पर अगर आप कंट्रोल बटन को दबा के क्लिक करोगे तो आप उस डॉक्यूमेंट पे चले जाओगे जो आपने यहाँ पे लिंक किया है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है? कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है? आपको HTML यहाँ पे राइट ऑप्शन करना चाहिए, क्योंकि JPG जो है फोटो होती है वो आप डाल सकते हो, इसका JPG का फाइल एक्सटेंशन होता है। ये फाइल एक्सटेंशन आपको ध्यान में रखने हैं। पावर पॉइंट में जब आप इंसर्ट करोगे फाइल्स को तो आपको यहाँ पे .jpg जो है वो इंसर्ट हो जाएगा नॉर्मली, यानी फोटो जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। .html फाइल से इंसर्ट नहीं होगी ये वेब पेज, यानी वो जब आप वेबसाइट की क्रिएट करते हो HTML में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म होती है, तो ये इसमें इंसर्ट नहीं होंगे। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी होगा। और .gif फाइल कर सकते हैं, अपने वेब फाइल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने 21 नंबर क्वेश्चन। कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? किससे? कंट्रोल एक्स किसके लिए होती है? कंट्रोल एक्स होती है कट के लिए, यानी कि आप एक फाइल को या किसी भी चीज़ को जो सिलेक्ट की हुई है उसको अगर आप कट करना चाहते हो तो कंट्रोल एक्स बटन दबाओगे। ये आपको याद होना चाहिए, शॉर्टकट की के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और उसके बाद कंट्रोल एन जो होती है वो एक न्यू पेज बनाने के लिए, न्यू पेज लेने के लिए किसी डॉक्यूमेंट में, वो आपको यहाँ पे कंट्रोल एन दबाना होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में नया पेज बनाने के लिए। कंट्रोल एम पावर पॉइंट में, इस कंट्रोल एम द्वारा क्या किया जा सकता है? नई स्लाइड को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कंट्रोल एम। उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल जेड, ये आपने देख लेते हैं। कंट्रोल जेड जो होता है वो एंडू करने के लिए होता है। एंडू किस शॉर्टकट की के जरिए किया जा सकता है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे दूसरी तरीके से, दूसरी लैंग्वेज में बोल के पूछा जा सकता है कि कंट्रोल जेड सॉरी एंडू जो है वो किस तरीके से, आपको एंडू नाम पता होना चाहिए, यानी कि आपको एक स्टेप जब पीछे किया जाता है तो कंट्रोल जेड बटन दबाया जाता है। वापस एक स्टेप जो पीछे हुआ है उसको आगे करने के लिए जो आप बटन दबाते हो, शॉर्टकट की प्रेस करते हो, कौन सी करते हो? कंट्रोल के साथ में यहाँ पे आपको प्लस कंट्रोल के साथ में आपको वाई दबाना है। यानी जैसे कंट्रोल के साथ में जेड दबा रहे हो तो उसमें कंट्रोल के साथ में वाई दबाओगे तो रीडू बोलते हैं इसको, रीडू हो जाएगा। तो आपको ये सारी शॉर्टकट की पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक है लेकिन एग्जाम में आ जाएगी तो आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में क्या लिखा हुआ है? IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? रेलवे से रिलेटेड ही है ये IRCTC, जिससे आप रेलवे की टिकट बुक वगैरह करते हो, एक पूरा जो है वेबसाइट है। इसमें जो ऑप्शन होगा सी राइट ऑप्शन होगा इसमें, इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी राइट होगा इसका, इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म ऑप्शन, इसका फुल फॉर्म है IRCTC का। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और डोज तो नहीं है, एंड्रॉयड है, एप्पल है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो इसमें नहीं है पूछा गया है तो डोज होगा। तो इसमें उपरोक्त सभी, ये भी तो ये कर दो, ऑप्शन है ए, अपने को और कोई देखना ही नहीं है। और एंड्रॉयड ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसमें डोज जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है। मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है किसके लिए? गेम्स खेलने के लिए? नहीं किया जाता। एक नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए? बिल्कुल, नए एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो तो प्ले स्टोर को ही ओपन करते हो। मोबाइल में डाटा सर्च करने के लिए, मोबाइल में आप जब डाटा को सर्च करते हो तो उसके लिए आप प्ले स्टोर का यूज़ नहीं करते हो, उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अपने इसको मिटा देते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। जब टैब की को दबाते हैं तो
कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट होते हैं। जब आप टैब की को दबाते हो तो आपके स्पेस ऐसे काफ़ी स्पेस दे दिया जाता है। आपका कर्सर जो है वो यहाँ पे है, डायरेक्ट आपका काफ़ी दूर चला जाएगा कर्सर, उससे टैब बटन से ही ये इफ़ेक्ट पड़ता है। और एक अगर आप सेल में हो उसमें आपका जो कर्सर है वो है, और उसके बाद दूसरी सेल है उसमें आपको जाना है जिसमें आप कुछ टाइप करना चाहते हो, तो भी आप टैब बटन दबा सकते हो, तो डायरेक्ट जो कर्सर है आपका दूसरी सेल में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका कोई डिसाइड नहीं होता कि इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं बीच में। 7 से 8 हो सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर सर्चिंग से पता लगा, रिसर्च से, तो 7 से 8 बताया जाता है। आस्की कोड में 9 जो होता है वो नंबर यहाँ पे लगता है। तो इसमें अंदरूनी बात तक अपने पहुँच गए, लेकिन ऊपर की बात यही है कि आपको इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा। सीधा सा आपको बताना है कि क्या टैब बटन से जो कैरेक्टर स्पेस प्रेस होता है वो उसमें से कितने कैरेक्टर का स्पेस जो है इंसर्ट होता है। तो इसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, नहीं तीनों ही नहीं होता। इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हाइपरलिंक के पार्ट्स है, कौन से पार्ट है इसमें? हाइपरलिंक के। वेब पेज में क्या होती है, लिंक बनी होती है, तो वो भी एक हाइपरलिंक का पार्ट माना जा सकता है। ईमेल जब आपके पास आती है, कोई भी ईमेल आ गई, तो उस मेल आईडी में आपको लिंक दी जाती है, उसमें लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप एक किसी भी फॉर्म को, डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हो उससे, तो वो भी एक उसमें लिंक दिया होता है। कोई दूसरा लिंक या टेक्स्ट या इमोजी इमेज जो है वो हो सकता है, तो ये भी है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त से ही सभी यानी कि सारे के सारे जो है वो राइट होंगे, और हाइपरलिंक के पार्ट्स ही है ये। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो और कॉलम होते हैं, कितने होते हैं? 1,48,000 रो एवं 16,384 जो है वो कॉलम होते हैं। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। 1,48,576 जो है वो क्या होती है? रो होती है। रो ऐसे होती है, राइट टू लेफ्ट रो होती है, और ऊपर से नीचे जो होती है वो क्या होती है? कॉलम होते हैं। तो ऐसे वाली जो लाइनें होती है एक एक्सेल की वर्कशीट में, वो कितनी होती है? 1,48,576 और 16,384 कॉलम्स होते हैं, जो ऊपर से नीचे होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। बीच में जो कटती है उसको सेल बोलते हैं, एक बॉक्स बनता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं अपने, क्या रख सकते हैं? नंबर रख सकते हैं, टेक्स्ट भी रख सकते हैं, फॉर्मूला भी रख सकते हैं। ऑप्शन डी यानी कि राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते अपने? 7D नहीं बना सकते ना, 3D तो बना सकते हैं। 7D का क्या मतलब? 7D नहीं बना सकते। पाई चार्ट बना सकते हैं, जैसे गोल होता है पाई चार्ट, उसमें दर्शाया जाता है कि किसको किस में कितना परसेंटेज है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, इस तरीके से। एरिया चार्ट भी होता है, स्टॉक चार्ट भी होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें आप एक्सेल को जब आप चलाते हो तो पता लगती है। अपने ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ। पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को यह भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 31 नंबर पे पहुंच गए अपने। पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? पावर पॉइंट का भी हो गया, वर्ड का भी हो गया, एक्सेल का भी हो गया, फाइल एक्सटेंशन आप याद रखना, पीछे क्वेश्चन आए थे वो भी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा .pptx। नेक्स्ट है निम्न में से कौन साइबर थ्रेड का एक प्रकार नहीं है? हंटिंग। दूसरा 33 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ऑप्शन टास्क बार में मौजूद नहीं है? सिस्टम ट्रे जो होती है टास्क बार में कौन सी होती है? चलिए आपको बता ही देते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ये टास्क बार आपकी है तो इसमें सिस्टम ट्रे कौन सी होगी? यहाँ पे जो टाइम डेट स्टोर होती है, उसके अलावा कुछ एक आइकन्स होते हैं। अभी मेरे पास डबल स्क्रीन है तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे साउंड का, इंटरनेट का, अदर भी कोई भी अगर विंडोज़ के नोटिफिकेशन है उसका भी एक होता है चिन्ह, यहाँ पे साइन होता है। तो वो टास्क बार में सिस्टम ट्रे हो गई।
उसके अलावा दूसरा इसमें दिया हुआ है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट भी होता है इस एक टास्क बार में। दूसरा है, तीसरा है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन ये होता है, ये भी है विंडो 11 अब भी मेरे पास चल रही है। और उसके बाद मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन तो ऊपर होता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो भी क्या हो जाएगा। वापस अपने स्लाइड शो पे चलते हैं। इसमें मिनिमाइज बटन जो है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं टास्क बार में मौजूद होते हैं, लेकिन नहीं क्या होता, मिनिमाइज बटन ऊपर की तरफ होता है। जब आप सॉफ्टवेयर देखते हो वहाँ पे माइनस का निशान होता है। उसके बाद छोटा सा ऐसे बॉक्स बना होता है, उसको रिस्टोर बोलते हैं, रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज। और लास्ट में क्लोज का बटन होता है, कट का। ठीक है, अब ये आपको पूरा पता लग गया होगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 ही क्वेश्चन अपने रहे हैं, फटाफट कर लेते हैं, वीडियो को देखते रहना, लास्ट में आपको पास होने की ट्रिक्स बताऊंगा। कंप्यूटर का एक प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें कंप्यूटर का एक प्रकार जो है वो भूकंप का अध्ययन किया जाता है, इसके लिए आपका यहाँ पे होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, भूकंप के अध्ययन के लिए मेन फ्रेम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने एक्सेल में। आप किस प्रकार का संपूर्ण कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप एक्सेल में क्या कर सकते हो, पूरा संपूर्ण कॉलम कॉलम अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप कॉलम के हेडर पर क्लिक कर सकते हो। बिल्कुल, आप जब कॉलम में ए बी सी डी इस तरीके से कॉलम है, उसमें क्या है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे ए बी सी डी में से किसी पे भी, तो पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा नीचे तक। कॉलम में क्लिक कर सकते हो, कॉलम में क्लिक करोगे तो भी कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। कॉलम कमांड पर क्लिक करके, कॉलम कमांड पे भी क्लिक अगर अपने क्लिक यानी कमांड लगाई हुई है कॉलम की कोई भी, जैसे बी इस तरीके से टू इसकी कमांड लगाई होती है, तो वहाँ पे भी अपने क्लिक करेंगे तो भी एक कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन एच, एच कैसे हो गया, ए बी सी डी, यहाँ पे डी होगा भाई, ये थोड़ा सा गलत हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाना, ए बी सी डी डी उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी में से उपरोक्त सभी आया, यानी ऑप्शन ज़्यादातर यही है। ज़्यादातर क्या वही वो है। तो आरएससीईटी में ऐसा ही होता है, उपरोक्त सभी वास्तव में काम करता है, लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा कि आप पास हो जाओ। और किसी पे भी आपको भरोसा भी नहीं करना है। आप किसी भी सेंटर, एग्जाम सेंटर में जाओ तो आपको ऐसे भरोसा नहीं करना है कि आपको कोई टीचर जो है, कोई आप सवाल जो कर रहे हो वो आके बता देगा, ऐसा किसी पे भरोसा नहीं करना। आपको पहले पढ़ के तो आपको जाना ही पड़ेगा। रिवन टेक से जुड़ने का आपका फायदा ये होगा, आप सब्सक्राइब कर लोगे तो उसमें आपको एडमिट कार्ड की या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पीडीएफ आपको मिलेगी, सारा डाटा मिलेगा, वो भी आपको बिल्कुल ही टेंशन फ्री होके आप पढ़ना है। आपको पढ़ना कैसे है, आपको टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहाँ पे ही आपको पीडीएफ मिलेगी, क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। चैनल पे तो सारा डाटा है ही है, इस पे तो मसाला है आपके लिए। उसके अलावा टेलीग्राम पे जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, जो पेपर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आपको बस समझ जाना है और चैनल जो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर लेना है। कुछ भी पर्सनल वर्क हो तो मेरी आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो, तो मैं आपका जवाब दूंगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम नहीं हो रहे, बहुत सारे स्टूडेंट का पास होने की कोई टेंशन होगी, ऐसा कुछ होगा तो आप बिल्कुल ही बिना शर्माए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी जो समस्या है उसकी, आपकी घबराहट कम करूंगा, आपकी समस्या का हल करूंगा। बस आपको करना सिर्फ इतना है, जो नीचे लाल कलर का बटन अभी शायद वाइट कलर का है, तो वो आपको दबा देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बस ये आपको सबसे पहला काम करना है, रिवन टेक से आपको जुड़ जाना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अपने आएंगे, तब और भी ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें आपको बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, ये बस कुछ एक ही होते हैं, 35 ये हो गए, कुछ एक और होंगे, तो बस वो ही आपको
क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको सिर्फ इतना डाटा नहीं लेके चलना कि 35 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने हैं उसके बाद में जो आपका 14 क्वेश्चन आप सही करोगे तो पास होगे। तो 14 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे सही। आपको करना ये है कि आपको परसेंटेज बनाना है, बाद में मुझे कमेंट करना है जब आप पास हो जाओगे कितने परसेंटेज से हुए, वो परसेंटेज भी बता के कमेंट करोगे नीचे। अगर फेल हुए हो या फिर किसी और तरीके से कोई दिक्कत हुई है तो मुझे कमेंट में बताओगे जरूर, क्योंकि फेल आप में से कोई होने वाला नहीं है, आप सभी पास होगे। पास क्या, आप परसेंट भी बनाओगे। बस आपको करना ये है, सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे देखनी है, वेबसाइट पे जाके आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, बस इतना ही काम करना है और आप RCET में पास हो जाओगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।